हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देन आज हम लोग कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे। देन हेडिंग दीजिए कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली ग्रुप 14 से बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स के बारे में जाने कि इस फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम जिसे हम लोग टीन कहते हैं, और लेड। इसे याद कैसे रखते हैं? केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम। नीचे में एक और है, आजकल ये भी पूछ रहा है, एफएल। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेरोवियम। ये है फ्लेरोवियम। इस बार नीट में पूछा था, इन्हीं सभी में से 111 एटॉमिक नंबर था, उसका क्या नाम है उस एलिमेंट का। तो अब नीचे वाला भी ध्यान देना पड़ेगा, ये है फ्लेरोवियम। ध्यान दीजिए, कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटल। जर्मेनियम मेटालॉइड है, और स्टैनम विच इज कॉल्ड टीन एंड लेड, ये दोनों मेटल है। ये भी मेटल ही है, मेटल है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। जहां तक इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है NH2 NP2 NP2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा बात करें तो कार्बन के आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। आपको पता है कार्बन डेटिंग में यूज होता है, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। इसका हाफ लाइफ 5760 ईयर होता है, 5760 ईयर का हाफ लाइफ होता है। रेडियो एक्टिविटी में भी आप लोग पढ़े होंगे। बात करें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सिरामिक्स में, ग्लास इंडस्ट्री में। जर्मेनियम और सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर बनाने में भी यूज करते हैं। बहुत हाई प्यूरिटी का जरूरत पड़ता है इसके लिए। साथ साथ एसएन की बात करें तो एसएन का पॉपुलर ओर है SnO2, जो हम लोग मेटालर्जी में पढ़े थे। इसका नाम है कैसीटेराइट। अक्सर पूछते रहता है कैसीटेराइट किसका ओर है, या तो विच ऑफ फॉलोइंग इज कैसीटेराइट। और ये लेड है, लेड का ओर है PbS, जिससे मोस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन लेड का होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं गैलेना। तो हम लोग यहां पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर यानी कि हाईएस्ट प्योरिटी फॉर्म में यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये कुछ इसके एलिमेंट्स के बेसिक इंफॉर्मेशन थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखिए इसे।
तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक या फिजिकल भी इसी में कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कर लीजिए, पीरियोडिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता है, किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा कार्बन होगा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, उसके बाद स्टेनो, दिस इज कॉल्ड टीन, आफ्टर दैट पीबी। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल तो देखिए जनरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहां पर ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिखें तो सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टीन का और फिर लेड का होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, यहां पर चेंज हो जाता है। ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेड का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टीन। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर पीबी और फिर एसएन। और इसको याद रखने का कोड है 1 2 3 5 4, ये कोड है। कोड कैसे बनाए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, इसको 1 दिए, इसको 2 दिए, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, इसको 5 बोले। तो 1 2 3 उसके बाद 5 उसके बाद 4। तो आपको सीधे याद रखना 123 54 123 एंड 54। आजकल ऑर्डर वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है नीट में, आईआईटी जेईई मेंस में। तो ये सब रिगार्डिंग ये जो एक्सेप्शनल ऑर्डर्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सेम ऑर्डर होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर इसका सेम होता है। जो ऑर्डर होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का वही इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड और फिर टी। फोर्थ नंबर में अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, उसके बाद सिलिकॉन का होता है 1.8, जर्मेनियम का भी 1.8, टीन का भी 1.8 एंड लेड का थोड़ा सा बढ़ जाता है 1.9 हो जाता है। तो इसका ऑर्डर बना है तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कार्बन का, उसके बाद लेड का, उसके बाद तो सबका बराबर है जर्मेनियम एंड ए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। आसानी से याद रखा जा सकता है 2.5 तो कार्बन का होता है, तो इतना बार यूज होता है कि आपको याद ही होगा। नीचे के 3 एलिमेंट का ऑलमोस्ट सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीबी का थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी का। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात किया जाए फाइव या 6 नंबर होगा। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है चेन बनाने का प्रॉपर्टी। आपको पता है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं
उसमें सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का होता है, तभी तो ये लंबा लंबा चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, 348 किलो जूल पर मोल है, जिसके कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन का है, कार्बन का है, उसके बाद सिलिकॉन का है, उसके बाद जर्मेनियम और टीन का बहुत कम है, लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। पीबी का कोई कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। क्यों कैटेनेशन कार्बन का सबसे ज्यादा है? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, जिसके कारण इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। कितना होता है? 348 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +2 एंड +4 एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है। जैसे CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -4। ठीक है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं, वैसे वैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी बढ़ते जाती है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी घटते जाती है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इसका कोवेलेंट कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ये भी लिख लीजिए, इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड जनरली। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये आयनिक बॉन्ड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कम बनाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता है। जैसे PbF4 की बात करें तो इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है Pb का, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है। SnF4 ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन बहुत कम है आयनिक कंपाउंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, दूसरा बात हमने किया कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, मूविंग डाउन द ग्रुप, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट stability is increases, arrow pointing upside means increases, and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट stability decreases। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको इनर्ट पेयर पता है। जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे 4f का इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग के कारण आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में NH2 जो है वो अनपेयर्ड नहीं हो पाता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं था ना, NH2 NP2, तो ये इनर्ट पेयर जैसा काम करने लगता है ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण न्यूक्लियस का। यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हमने बोला मूविंग डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है बहुत
अच्छा क्वेश्चन एराइज हो सकता है। जैसे पूछा जा सकता है केमिस्ट्री जर्मेनियम +4, Sn+4 एंड Pb+4, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो अभी हमने कहा कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +4 की स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसकी +4 सबसे नीचे Pb है तो सबसे कम स्टेबल है, ए स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये पूछ दिया जाए जर्मेनियम 2++2 Sn2+ एंड Pb+2 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो +2 की स्टेबिलिटी सबसे नीचे वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये सब स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि Sn+4 और Sn+2 में कौन ज्यादा स्टेबल है। यहां पर बच्चा गलती करता है, जनरली Sn+2 को ज्यादा स्टेबल बना देता है, लेकिन Sn+4 सेम ही एलिमेंट में कंपैरिजन करना हो तो भले Sn2+ की स्टेबिलिटी नीचे आके बढ़ रही है, लेकिन Sn+4 थोड़ा ऊपर है, Pb से ऊपर है, इसके कारण Sn+4 की स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू Sn+2। और देखिए इससे किस किस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। Sn+4 ज्यादा स्टेबल है, Sn+2 कम स्टेबल है। यानी कि जब कोई रिएक्शन होगा और Sn+2 रहेगा तो Sn+4 में जाना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसका मतलब है खुद +2 से +4 में गया तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो Sn+2 इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड या वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि SnCl2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +2 है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा भी ये भी पूछा जा सकता है Pb+4 और Pb+2 में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर चूंकि Pb अपने ग्रुप में सबसे नीचे है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर छोड़ दिया जाए तो +2 की स्टेबिलिटी यहां ज्यादा होती है +4 से। इसके कारण अगर Pb+4 में कोई कंपाउंड है लेड का और उसका रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो तुरंत में Pb+2 में जाना चाहेगा। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, अपने आप को रिड्यूस किया है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसीलिए Pb+4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखिए इसे। हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसका रिएक्शन विथ हैलोजेंस। अगर इसका एलिमेंट्स का रिएक्शन हम लोग हैलोजन से करवाते हैं तो हमें MX2 भी मिलता है और MX4 भी मिलता है, लेकिन डाई हैलाइड है और ये टेट्रा हैलाइड है। तो डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, क्योंकि डाई हैलाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बना पाएगा एलिमेंट्स पे। तो नीचे में +2 स्टेबल है, तो हम लोग एक पॉइंट लिख लें, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी
ऑफ डाइहैलाइड इंक्रीजेज। अब हम लोग टेट्राहैलाइड की बात किए तो अभी बोले कि सभी टेट्राहैलाइड, मोस्ट ऑफ द टेट्राहैलाइड आर कोवैलेंट। अभी बोले थे कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं जनरली सब कोवैलेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट, उसी बात को लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टेट्राहैलाइड आर कोवैलेंट इन नेचर। लेकिन कौन कौन टेट्राहैलाइड कोवैलेंट नहीं है? PbF4, SnF4, ये सब टेट्राहैलाइड आयनिक है। ध्यान दीजिएगा, ये आयनिक है। टेट्राहैलाइड में बात करें तो PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम जाता है और I का साइज बहुत बड़ा है, जिसके कारण Pb+4 में PbI4 स्टेबल नहीं हो पाता है। क्लियर है? और बात करें इसके टेट्राहैलाइड में, जैसे कार्बन का टेट्राहैलाइड का, टेट्राक्लोराइड का बात करें, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ, मोस्ट नहीं ऑल टेट्राक्लोराइड आर हाइड्रोलाइज इन वाटर एक्सेप्ट CCl4। CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि CCl4 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने के कारण उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके सिवा जितने भी टेट्राक्लोराइड हैं, उन सभी का हाइड्रोलिसिस इजिली हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें SiCl4 का H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएं, हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें मिलता है SiOH प्लस HCl, 4HCl मिलेगा। इसे बोलते हैं सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड, अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा? H4SiO4, ये है हमारा सिलिसिक एसिड, H4SiO4। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है। हम लोग हाइड्रोलिसिस केमिकल बॉन्डिंग में भी पूरा डिस्कस किए हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग तो देखिए SiF4 को 2F माइनस के साथ अगर हम लोग, तो ये बना लेगा SiF6 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके कारण इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, और वैकेंट d ऑर्बिटल में फ्लोरीन अपना लोन पेयर डाल देता है और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो ये हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो कुल मिला के इसको बनाए तो SiF F F F F F और इस पे 2 माइनस चार्ज है। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग करना चाहें SiCl4 का 2Cl माइनस के साथ ट्रीटमेंट करवाएं तो SiCl6 नहीं बनेगा। अब ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या हो गया कि SiCl6 नहीं बन रहा है?
जबकि SiF6 बन रहा है 2-, ठीक है ना। इसका कारण ये है कि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसमें स्टेरिक रिपल्सन लगने लगता है, जिसके कारण इसमें स्टेरिक रिपल्सन लगने लगता है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल नहीं हो पाता है, नहीं बनता है, नॉट फॉर्म्ड। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो ये सब कुछ हाइलाइट्स के प्रॉपर्टीज थे इसके, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। लिखिए इसे। नेक्स्ट एक बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन अलग तरीके का बिहेवियर क्यों करता है अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो होता है उसका साइज एक्सेप्शनली छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसके कारण वो अपने ग्रुप एलिमेंट से अलग बिहेवियर कुछ करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो ऐसा क्यों कर रहा है? ड्यू टू अ स्मॉल साइज, ड्यू टू अ स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख सकते हैं अपने ग्रुप के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ही है, ठीक है ना। और साथ साथ इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके कारण कार्बन अपने ग्रुप एलिमेंट से अलग बिहेवियर करता है। जैसे देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करता है तो CO2 एग्जिस्ट करता है, बट SiO2 एग्जिस्ट नहीं करता है। SiO2 नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। ये नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड करता है तो दोनों सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये p पाई बॉन्ड बनाया, 2p पाई, कंपेरेबल साइज है इसके ऑर्बिटल का, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, तो ये इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस संभव हो पाता है। जबकि SiO2 के केस में इधर 3p पाई हो गया, इधर 2p पाई हो गया, तो बॉन्ड लेंथ तो ऐसे ही बढ़ गया, चूंकि ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल नहीं रहा, 3p का साइज ज्यादा बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू 2p, तो इसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाती है, जिसके कारण ये SiO2 इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि CO2 का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। अब एक क्वेश्चन बहुत माइनर सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर पूछ दिया जाए CO2 और SO2 दोनों मॉलिक्यूल है क्या, बताओ। नहीं, CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 इज अ मॉलिक्यूल, बट SiO2 इज नॉट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल का अगर बेसिक डिफिनीशन जाना जाए तो मॉलिक्यूल का बेसिक डिफिनीशन वे होता है कि जिसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, और SiO2 का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नेटवर्क सॉलिड का फॉर्म में है,
जबकि CO2 एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके कारण CO2 इज ए मॉलिक्यूल बट SiO2 इज ए नेटवर्क सॉलिड, ये नेटवर्क सॉलिड नॉट ए मॉलिक्यूल। बहुत माइनर सा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें, ठीक है। उनको लगता है कि सब कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ले लेंगे तो सब मॉलिक्यूल है। नेटवर्क सॉलिड मॉलिक्यूल का सिंपल सा डेफिनेशन जानिए, जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो वो मॉलिक्यूल है, और जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं हो वो मॉलिक्यूल नहीं है। ये जब भी रहेगा तो नेटवर्क सॉलिड का फॉर्म में रहेगा। इसका एक मॉलिक्यूल को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जबकि CO2 का एक मॉलिक्यूल देखिए इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? यहां बीच में आ गया तो थोड़ा सा डिस्कस हो गया। तो ये नॉर्मलस प्रॉपर्टी पता चल गया कार्बन का क्यों होता है। अब बात करते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की हम लोग बात कर रहे थे। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं और एमॉर्फस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एमॉर्फस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन कौन सा पाया जाएगा? डायमंड, बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपका ग्रेफाइट, और एक न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप्स है इसका फुलरिन्स। फुलरिन्स ये 1996 में डिस्कवर किया गया था। क्रोटो, अस्मोली और कर्ल नाम के 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, फुलरिन्स के लिए। तो ये इसके 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। और एमॉर्फस की बात करें, एमॉर्फस में एक चारकोल हो गया, चारकोल, लैंप ब्लैक, लैंप कार्बन जिसे बोलते हैं, लैंप ब्लैक कार्बन, और एक कोल। आप लोग भली भांति परिचित हैं, चारकोल किसे कहते हैं? लकड़ी जलाने के बाद जो बचता है वो चारकोल है। अब चारकोल भी 2 तरीके का होता है, एक वुड चारकोल, वुड चारकोल, और एक एनिमल वाला चारकोल, एनिमल के जलने से जो चारकोल बने, एनिमल चारकोल। लैंप ब्लैक वो है जो हम लोग प्रिंटर में ब्लैक इंक यूज करते हैं, ब्लैक पाउडर देखते होंगे भरता है प्रिंटर में, वो लैंप ब्लैक कार्बन है, वो कार्बन का एमॉर्फस फॉर्म है। तो वो लैंप ब्लैक कार्बन है जो प्रिंटर में यूज होता है, प्रिंटर में ब्लैक कार्बन। और कोल तो आपको पता ही है, इसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। तो ये क्लासिफिकेशन था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का, लिखिए। अब हम लोग थोड़ा सा डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करें डायमंड का। डायमंड देखिए, डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है नेटवर्क में, लगातार नेटवर्क में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। डायमंड इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, 4 स्टेटमेंट, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट? 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। आजकल तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। अब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। अब देखिए, इसका मतलब है डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा।
हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होगा। क्यों? 1 कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 अदर्स कार्बन in 3-dimensional नेटवर्क ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है कार्बन का, डायमंड में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, और फुलरेंस में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दूसरी बात है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथा, ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट। कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट हैं। तो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल लिख सकते हैं इसको हम लोग, लेस स्टेबल। अगर हम लोग इसके डेंसिटी की बात करें तो इसका होता है 3.5 ग्राम पर सीसी, ये इसका डेंसिटी होता है, डेंसिटी CMQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे डायमंड्स के रिगार्डिंग जो आपको याद रखने हैं। एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। बेसिकली आपको याद रखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नेटवर्क 3-डायमेंशनल नेटवर्क, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ये सब बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट। ये डायमंड था, लिखिए इसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर का सबसे पहले हम लोग बात करें, इसका 2-डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर। टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है देखिए ध्यान से, इस तरीके का हेक्सागोनल यूनिट होते हैं इसमें भी, ललित कला मेरी बहुत अच्छी नहीं है। ये फर्स्ट लेयर हो गया, शीट लेयर्ड होता है। थोड़ा क्लोज हो गया है लेयर, थोड़ा दूर बनाइएगा आप लोग कॉपी में। तो एक लेयर हो गया, ये 2 लेयर, कुल मिला के एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर लगा हुआ होता है, और बीच में ये आपस में जुड़ा हुआ होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन V.F.A। तो इसके लेयर के बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि बहुत वीक फोर्स है, जिसके कारण लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। इसी के कारण हम लोग इसका उपयोग सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं इंडस्ट्री में, मशीन्स में।
और साथ में इसके एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का जो दूरी होता है वो 3.18 एंगस्ट्रम होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का स्ट्रक्चर हुआ। विद इन द लेयर इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा। विद इन द लेयर, इस लेयर के अंदर क्या होता है, विद इन द लेयर, विद इन द लेयर इस तरीके से होगा। हेक्सागोनल यूनिट तो है ही है। ये विद इन द लेयर है। विद इन द लेयर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड होता है। देखिए ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखिए, यहां पर देखिए ग्रेफाइट में एक कार्बन 1 2 3, 1 कार्बन 1 2 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। तो इन ग्रेफाइट 1 कार्बन connected with 3 other carbon। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p2, इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में तो इस तरीके का है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो खुल जाएगा ये। तो एक कार्बन 3 अदर कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और एक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने में, और वो पाई बॉन्ड पूरे के पूरे लेयर में विद इन द लेयर वो डीलोकेलाइज्ड होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद इन द लेयर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, चूंकि डीलोकेलाइज्ड है इलेक्ट्रॉन एक। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट बनाकर लिख लें, इसे लिखिए उसके बाद पॉइंट बना के लिख देंगे। ये लिख लिए होंगे। अच्छा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक कार्बन 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। सभी बॉन्ड एक टाइप के होते हैं, सभी डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड है, सभी एक टाइप के बॉन्ड हैं। बॉन्ड का लेंथ 1.4 समथिंग होता है, एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि ड्यू टू डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इज very good conductor of electricity along the layer। ये लेयर के बीच का, लेयर के विद इन का स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का। तो along the layer बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन परपेंडिकुलर फ्रॉम द लेयर्स ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अलोंग द लेयर, ठीक है ना। परपेंडिकुलरली ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख देते हैं हम लोग, पॉइंट बना के कि इट एक्ट लाइक वेरी गुड lubricant
lubricant because one layer slide with other layer, slide on other layer। अभी हमने बोला कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहुत अच्छा से स्लाइड होता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है। क्लियर है? तो ये सब कुछ ग्रेफाइट के बेसिक इंफॉर्मेशन थे। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी बॉन्ड एक तरीके के होते हैं, सभी डीलोकेलाइज्ड हैं। क्लियर है? तो लिखिए इसे। अच्छा, एक बात और, इट इज thermodynamically most stable allotropes of कार्बन। इसके कारण हम लोग इसका डेल्टा एच आर का वैल्यू 0 देते हैं, सबसे ज्यादा उसी को रिफरेंस लेते हैं। ठीक है ना? लिखिए इसे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुलरेंस का डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं रोक रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।